हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और ये जैसा कि हम लोग रिवाइज करते आ रहे हैं बीपीएससी प्लस डीपीओ का, आज हम लोग चौथे दिन में प्रवेश कर गए हैं। और चौथा दिन में हम लोग आज अ, इसमें जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत, तीसरे दिन से हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। और इसमें देखिए जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट। और आपको इस सेशन को पूरा देखना है, क्योंकि आप देख लीजिए पिछले बार 66वीं बीपीएससी में और उससे पहली वाली 65वीं बीपीएससी में सिर्फ इस मात्र इस टॉपिक से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपका 7 से 8 प्रश्न डायरेक्ट आपको यहीं से पूछा गया था। तो आप किसी भी तरह इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हिस्ट्री के सेक्शन से सिर्फ और सिर्फ इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 7 से 8 प्रश्न आपको डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो चलिए आज इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, हम लोग इसको अच्छे से इसका गहन अध्ययन करेंगे और साथ में रिवीजन भी होगा आपका अच्छे से। आप लोग पहले से भी इसको पढ़ के रखे होंगे। तो इस टॉपिक को देखना ना भूलें और देखने के बाद बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। और इससे पहले आपको डे 3 तक का ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, जिससे आपकी रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो पहला टॉपिक है वो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके बारे में देख लीजिए क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो एओ ह्यूम के द्वारा। और ये ध्यान रखिएगा अंग्रेज थे। और इसमें साथ में सहयोग भारतीय नेताओं का भी था। और ये कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को। और कहाँ किया गया था? तो ध्यान रखिएगा उस समय का बम्बई और वर्तमान का मुंबई में किया गया था। तो आपको ये डेट याद रखना है, 28 दिसंबर 1885। किनके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा एओ ह्यूम के द्वारा। अब आगे है इसमें कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टोबियन ह्यूम था। तो बस इसको एक बार देख लीजिए, कहीं पूछ लिया जाए कोई ठीक नहीं है, बीपीएससी है, कुछ भी पूछ सकता है। और वह अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी थे जो इटावा के कलेक्टर भी रह चुके थे। तो चलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट था मैंने उसको ब्रैकेट कर ये सर्कल कर दिया। अब आगे देख लेते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बम्बई में हुआ था, ध्यान रखिएगा इस बात को। और इस प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, इसको भी एकदम अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम में ये दोनों पूछा गया कि स्थापना किसके द्वारा की गई और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इस सम्मेलन में लगभग 72 प्रतिनिधि, ये भी आपको ध्यान में रखना है कितने लोग सम्मेलन में थे। पहला जो हुआ था कांग्रेस का, तो ध्यान रखिएगा 72, यानी कि 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। पहले सम्मेलन ये पूना में होना था, परंतु वहाँ क्या हो गया, प्लेग फैल गया। तो इस वजह से ये सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आगे है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, ये आपका 1886 में कलकत्ता में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और इस अधिवेशन के अलावा 1893 और 1906 के अधिवेशन की भी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई? तो ध्यान रखिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो कौन कौन सा? 1886, 1893 और 1906, तीन में वो अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे प्रीवियस में पूछा गया है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अब आगे है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व स्थापित कुछ राजनीतिक संस्थाएं, तो उसको देख लेते हैं, एक बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। तो देखिए कांग्रेस से पहले क्या था, एक बंगाल जमींदार सभा यानी कि लैंडर्स होल्डर सोसाइटी, इसकी स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना आपका 1838 में द्वारका नाथ टैगोर के प्रयासों से कहाँ की गई? तो कलकत्ता में। अब नेक्स्ट इसमें है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना देखिए
28 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता, इसका भी स्थापना कहाँ, कलकत्ता में हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक सदस्य तो राधाकांत देव अध्यक्ष थे, और देवेंद्र नाथ टैगोर और साथ में हरिश्चंद्र सदस्य थे। अब उसके बाद है नेक्स्ट आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और ये ध्यान में रखिएगा कि विदेश में हुआ था। इस संस्था की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर है आपका पूना सार्वजनिक सभा। इस सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद राणा डे के द्वारा कहाँ की गई, तो पूना में की गई। नेक्स्ट है आपका इसमें इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना वर्ष 1876 में कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई। नेक्स्ट है आपका बम्बई, यानी कि मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना ध्यान दीजिए 1885 में ही मुंबई में फिरोज शाह मेहता तथा बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस बीपीएससी में, आई थिंक 64th या 63rd में पूछा गया था। ध्यान आप लोग कमेंट करके बताइए, देखिए क्वेश्चन। और ये आपको ध्यान रखना है कब ये, तो जब जिस वर्ष कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी वर्ष बम्बई में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा, तो फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा। नेक्स्ट है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, जो कि वर्ष 1897 में बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए प्रथम मुस्लिम कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम अंग्रेज कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। ये बने थे आपका 1888 में, कब, तो इलाहाबाद के अधिवेशन में। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। तो स्वराज शब्द ध्यान रखिए कब पहली बार प्रयोग किया गया, तो 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में किया गया। और वर्ष 1907 में 7 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। ध्यान रखिएगा कांग्रेस का स्प्लिट यानी विभाजन कब हुआ, तो वर्ष 1907 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा रास बिहारी बोस थे उसके अध्यक्ष। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता एससी मजूमदार, ध्यान रखिएगा, द्वारा की गई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, तो ये 16 में जब फिर से वापस कांग्रेस एक हो जाता है यहाँ पे जो, तो उसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी, तो एससी मजूमदार के द्वारा। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी ब्रिटिश महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि पहली विदेशी अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज विल, और महिला तो वो थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो उनका ध्यान रखिएगा कि कौन सा अधिवेशन की कहाँ अध्यक्षता की गई, और नाम तो आपको ध्यान रखना ही होगा। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी द्वारा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 24 में। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखेगा एकमात्र एकमात्र अधिवेशन का किया गया था, तो वो था बेलगाम अधिवेशन। और कब ये हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। ध्यान रखिए पहले भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, तो सरोजनी नायडू थे। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें इन्होंने वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन से अधिवेशन की उनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। आगे है आपका इसमें वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर के अधिवेशन में जो कि पंडित नेहरू के द्वारा अध्यक्षता संपन्न हुआ था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए इस पे। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। जिसको मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए वहां से पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं, और आने वाले दिनों में भी वहां से प्रश्न बनेंगे। और फिर नेक्स्ट आपका वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट है इसमें
वर्ष 1937 की पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गांव फैजपुर में संपन्न हुआ। और वर्ष 1900, ये देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ मतभेद के कारण अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया था। फिर आगे है इसमें आपका वर्ष 1941 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि किसके वजह से 41 से 45 तक अधिवेशन नहीं हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। आगे है इसमें वर्ष 1946 से 43 में कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ। अब यहाँ पे हम लोग कांग्रेस से जुड़े हुए जो प्रमुख बातें थे उसको देख लिए। अब हम लोग देखेंगे बंगाल विभाजन, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो बंगाल का विभाजन स्वदेशी आंदोलन जो कि कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। तो आइए देखते हैं इसको। बंगाल के विभाजन की सर्वप्रथम आधिकारिक घोषणा कब की गई, तो 4 जुलाई 1905 को हुई थी। और जबकि 16 अक्टूबर को यह लागू हुआ था 1905 को, ध्यान रखिएगा। एक सेकंड दीजिए, मैं इसको थोड़ा ये 4 जुलाई था कि 5 जुलाई था उसको कंफर्म कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये गड़बड़ है, ये 4 जुलाई नहीं बल्कि 19 जुलाई होगा, ध्यान रखिएगा। ये 19 जुलाई हो जाएगा, 19 जुलाई 1905। और जो ये सही है आपका, 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था। तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, चलिए उसको इग्नोर करते हैं। और उसी दौरान बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र भी था। आगे देख लेते हैं इसमें। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ। तो ध्यान रखिएगा किसके काल में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके काल में बंगाल का विभाजन हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ। और उस दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश शामिल थे। कर्जन ने प्रशासनिक बहाना बनाकर बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। और आगे अब इसमें है बंगाल का विभाजन लागू होने के दिन, देखिए कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है इसमें बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के रूप में ही स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलनों की उत्पत्ति हुई और जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। नेक्स्ट है आपका बंगाल विरोधी आंदोलन का नेतृत्व लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष के द्वारा किया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। और विदेश में सैन्य फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है, में क्रांतिकारी लाला हरदयाल सिंह ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कहाँ की गई और किनके द्वारा की गई थी गदर पार्टी की स्थापना और कब, तो 1913 में। अब नेक्स्ट जो है अभी इसमें कांग्रेस लीग समझौता है जो कि 1916 में हुआ था। देखिए तो इस समझौते में समझौते को लखनऊ समझौता, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह समझौता वर्ष 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। नेक्स्ट है इसमें कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में 2 प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हुई। तो देख लेते हैं कौन कौन सी थी। तो एक तो 1907 में कांग्रेस का जो 2 गुटों में विभाजन हो गया था वह फिर से एक हो गया, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो जो कांग्रेस 1907 में 2 भागों में बट गया था, 1916 में वो फिर से वापस एक हो जाता है। और दूसरा क्या था, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि अपने पुराने मतभेद भुलाकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी प्रमुख
राजनीतिक मांगे रखी। तो देखिए यहाँ 16 में 1916 में क्या होता है, जो कांग्रेस दो भाग में था वो भी एक हो जाता है, और प्लस जो हिंदू मुस्लिम मतलब ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो मतभेद थे उसे भी मिलाकर एक रूप से राजनीतिक मांगे रखी गई अंग्रेजों के सामने। अब इसमें आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वह है महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। वन एकदम VVI कर लीजिए इसको। यहाँ से तो आप मान के चलिए एक प्रश्न तो आपका श्योर है, एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन एक तो फिक्स है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए विदेश से दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। ध्यान रखना है कब लौटे, तो 9 जनवरी, और इसी के 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो आज भी है। तो ध्यान रखिएगा इसको। हाँ देखिए आगे आ ही गया। इसी दिन 9 जनवरी को 2003 से, तो ये देख लीजिए इसमें फैक्ट मिल गया कि कब से ये मनाना प्रारंभ हुआ। तो 2003 से प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और महात्मा गांधी नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, चंपारण सत्याग्रह था, जिसमें वर्ष 1917 में चंपारण जिले में किसानों के नील बागान मालिकों के खिलाफ संघर्ष किया था। ध्यान रखिएगा ये। यहाँ पे देखिए जितने भी पॉइंट दिए गए हैं आपको एकदम खास करके पीटी एग्जाम के लिए, प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप एक भी पॉइंट को मत छोड़िए, जो भी है काम का ही है। तो इसमें नेक्स्ट आपका महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की थी। नेक्स्ट है इसमें गांधी जी ने वर्ष 1919 में यंग इंडिया, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा इसको, यंग इंडिया एवं नवजीवन तथा वर्ष 1933 में हरिजन का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो देखिए पहले तो आपको ध्यान में रखना है यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये तीनों किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, तो ये गांधी जी के द्वारा। और ध्यान रखिएगा 1919 में था यंग इंडिया नवजीवन और 1933 में था आपका हरिजन। अब नेक्स्ट है इसमें 24 नवंबर 1919 में गांधी जी खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। ध्यान रखिएगा इसको, खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन चुने गए, तो गांधी जी चुने गए। अब आगे है इसमें गांधी जी ने चौरी चौरा कांड, जो कि गोरखपुर के पास हुआ था, के विरोध में अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए थे। तो कब किए थे, तो ध्यान रखिएगा 1922 में। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा किनके द्वारा दिया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। आगे है इसमें महात्मा गांधी सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहकर संबोधित। देखिए तो महात्मा किनके द्वारा कहा गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और राष्ट्रपिता किनके द्वारा कहा गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी वर्ष 1930 में 30 में किया गया था। और इसके तहत गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ ऐतिहासिक दांडी मार्च, जो कि 12 मार्च 1930 को कहाँ से शुरू हुआ था, तो साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। तो ध्यान में रखना आपको कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को, और कब ये समाप्त हुआ, तो 6 अप्रैल 1930 को। अब आगे देख लेते हैं इसमें महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एकमात्र बेलगाम अधिवेशन, जो कि वर्ष 1924 में हुआ, उसकी अध्यक्षता की थी। इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। आगे है नेक्स्ट पॉइंट इसमें 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कब हुआ गांधी इरविन समझौता, तो 5 मार्च 1931 में, यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, और जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। फिर है आपका गांधी जी ने एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। देखिए आ गया। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी 27 अगस्त 1931 को बम्बई से इंग्लैंड यानी कि लंदन गए।
अब आगे है गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 से खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम एवं दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात मानने से इनकार कर दिया था। और गांधी जी के सत्याग्रह शब्द का अर्थ सत्य की खोज और उसका आग्रह। तो देखिए यहाँ पे सत्याग्रह का सिंपल मीनिंग अगर पूछा जाए तो क्या मतलब होता है उसका, सत्य की खोज और उसका आग्रह, मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट। फिर आगे इसमें गांधी जी ने अपनी आत्मकथा 1922 जेल में सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, कहाँ लिखा गया था, जेल में, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जेल में ही लिखना प्रारंभ कर दिया था। और गांधी जी ने यह किस लैंग्वेज में लिखा था, तो गुजराती में लिखा गया था। नेक्स्ट है गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही, क्वेश्चन पूछा गया है ध्यान रखिएगा, पहला सत्याग्रही चुना गया। और यह सत्याग्रह वर्ष 1940 में प्रारंभ हुआ। और आपको अब यहाँ पे बताना है, जो कि बीपीएससी पहले पूछ चुकी है, कि दूसरा सत्याग्रही कौन था। पहले तो विनोबा भावे थे और दूसरा कौन थे, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। रिकॉल कीजिए, याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है इसमें महात्मा गांधी तथा अम्बेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता, यानी कि पूना पैक्ट हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, कब हुआ था, तो 26 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट इसमें महात्मा गांधी अपने जीवन काल में कुल 2338 दिनों तक जेल में रहे थे। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था, के दौरान गांधी जी ने कहा था यह मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष होगा, और उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तो ध्यान रखिएगा कि गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा कब दिया गया था, तो ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के तहत। नेक्स्ट है इसमें मार्च 1942 में गांधी जी ने दिल्ली में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स से भेंट कर क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया, और इसके प्रस्तावों को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये टर्म पूछा गया है कि किसको पोस्ट डेटेड चेक बोला गया था, तो क्रिप्स योजना को। नेक्स्ट है 22 फरवरी 1944 को शिवरात्रि के अवसर पर महात्मा गांधी की धर्म पत्नी कस्तूरबा, जो कि 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। फिर आगे है 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना करने जाते समय एक हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोलियों से मार दिया। अब आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो गांधी से जितने जुड़ी हुई तथ्य थे हम लोग देख लिए, कांग्रेस से जुड़ी हुई देख लिए। अब जो है देख लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है हर बार। तो आइए देख लेते हैं। सन 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्रांतिकारी गतिविधियों की देखरेख के लिए समिति गठन की गई, और इस समिति की सिफारिश पर भी एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 लागू किया गया, और इस अधिनियम को संक्षिप्त में ही रॉलेट एक्ट बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एनार्किकल एवं रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। कभी पूछ लिया जा सकता है कि रॉलेट एक्ट तो ऐसे सभी जानते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा, एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। अब आगे है रॉलेट एक्ट को काला विधेयक यानी कि ब्लैक एक्ट के रूप में भी में घोषित कर इसका जगह जगह विरोध किया गया। और 8 अप्रैल 1919 को कांग्रेस द्वारा एक अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया गया, और इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने एक अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन सरकार इस आंदोलन चल देने पर उतारू थी। सरकार की दमनकारियों ने था डॉक्टर सत्यपाल और सत्यपाल दोनों नाम ध्यान रखेगा, जैसे लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया। और उसी के दौरान जनरल डायर ने इस सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ चारों ओर से घेर लिया तथा बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया, और जिससे इस घटना में 1000 से अधिक बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं मारे गए थे।
इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ये इम्पोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, अपनी नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद लौटा दिया? तो ध्यान रखिएगा, यही जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा वापस कर दिया गया था। काफी बार पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखिएगा इसको। और उल्लेखनीय है कि जलियांवाला बाग को महाराजा रंजीत सिंह के दरबारी पंडित जाला द्वारा एक बगीचे के रूप में विकसित किया गया था, जो उसके नाम से ही जाना जाता है। अब आगे है असहयोग आंदोलन, जो कि इसका टाइम पीरियड है 1921 से 22। तो आइए देख लेते हैं इसमें। सितंबर 1920 में कांग्रेस द्वारा एक विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें अंग्रेजों द्वारा मांगों की पूर्ति नहीं किए जाने पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित किया गया। और बाद में दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन निर्णय को स्वीकृति दी गई। नेक्स्ट है इसमें, जनवरी 1921 में कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। ध्यान रखिएगा कब किया गया, तो 1921 में। इसमें सरकारी स्कूल, कॉलेज तथा विधि न्यायालयों के बहिष्कार की योजना बनाई गई। और फिर आगे 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक गांव, जो कि गोरखपुर के पास है, 3000 से अधिक किसानों ने एक जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई। फलस्वरूप किसानों ने पुलिस पर हमला कर थाने में आग लगा दी। तो ध्यान रखिएगा कब, 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट है इसमें, गांधी जी ने हिंसा के कारण जल्द ही 12 फरवरी को बारदोली में हुई कांग्रेस की कार्य समिति में इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है, देखिए, साइमन कमीशन। अब ये देखिए, 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारतीय वैधानिक आयोग यानी इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन की घोषणा की। और इस आयोग कमीशन में अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेज के अतिरिक्त 6 सदस्य थे, जिनमें 4 कंजर्वेटिव पार्टी तथा 2 लेबर पार्टी के थे, जबकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। ध्यान रखिएगा, ये जो कमेटी या कमीशन आयोग गठन किया गया था, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। कुल 6 सदस्य थे, जिसमें 4 कंजर्वेटिव पार्टी के थे और 2 लेबर पार्टी के थे। आगे है इसमें, कांग्रेस सहित लगभग सभी बड़े दलों ने इसका बहिष्कार करने का फैसला किया। और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। तो ये टाइमलाइन याद रखिएगा, पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया। और इसी कमीशन का भारत में लगभग सभी प्रमुख नगरों में हड़तालों एवं जुलूसों के माध्यम से विरोध किया गया। और उसी समय वो नारा लगा, साइमन वापस जाओ। आगे देख लेते हैं इसमें। अब सरकार ने जनता पर उग्र पुलिस कार्यवाहियों का सहारा लिया, जिसके कारण साइमन कमीशन का विरोध करते समय 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की पुलिस की लाठी प्रहारों के शिकार हुए और एक महीने बाद उनका देहांत हो गया। तो ध्यान रखिएगा कब, तो 17 नवंबर 1928 को। अब आगे जो है आपका है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसका टाइम पीरियड है आपका 1930 से 31। तो आइए देख लेते हैं इस आंदोलन से जुड़ी जितने प्रमुख बातें हैं, जहां से आपका प्रश्न पूछा जाता है या बन सकता है। पहले के सेशन ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन बैंक से, या आपके पास घटना चक्र है तो उसमें भी देख लीजिए, टॉपिक वाइज उसमें भी दिया हुआ है। तो आप इसको पढ़िए और फिर वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इस तरह से आपका रिवीजन भी होगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको। आंदोलन की शुरुआत से पूर्व गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार को 11 सूत्री मांग पत्र, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता स्वराज की मांग शामिल नहीं थी, ध्यान रखिएगा इस बात को, प्रस्तुत किया गया। और इन मांगों को अस्वीकार किए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, जो 11 सूत्री मांग था उसमें पूर्ण स्वतंत्रता स्वराज की मांग नहीं किया गया था। इस बात पे ध्यान रखेंगे आप लोग। लॉर्ड इरविन उस समय का क्या था, तत्कालीन वायसराय था। उसके द्वारा 11 सूत्री मांगों को अस्वीकार किया गया और किए जाने के बाद क्या हुआ, गांधी जी द्वारा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया।
गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ की और इसमें पूरे देश से आए हुए सत्याग्रहियों में 2 मुस्लिम, 1 ईसाई तथा शेष हिंदू थे। तो ये फिगर भी याद रखिएगा कि जो टोटल 78 मेंबर थे, मतलब स्वयंसेवक थे, उसमें 2 मुस्लिम थे, 1 ईसाई थे और बाकी जो बच गया वो सारे हिंदू थे। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य समुद्र तट पर नमक बनाकर सरकार द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना था। यह यात्रा साबरमती आश्रम से गुजरात के तट दांडी तक 24 दिनों, देखिए ये प्रश्न भी पूछा गया, आप बिल्कुल इस बात पे ध्यान दीजिए। ये भी प्रश्न पूछा गया कि दांडी यात्रा जो हुई थी वो कितने दिनों तक की हुई थी, तो 24 दिनों के में पूरी हुई थी। और ये 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक कानून को भंग किया था। तो आपको इसमें याद रखना है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ एंड हुआ, डेट भी याद रखना है और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि कितने दिनों तक हुई थी। अगर दोनों डेट है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट याद रखना है तो ध्यान रखिएगा 24 दिनों तक हुई थी। ये आई थिंक 65वीं या 66वीं में पूछा गया है, तो उसको आप देख लीजिए, रेफर कर लीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए जितने भी पॉइंट दिए गए हैं ये काफी अच्छा ये बनाया गया है, तो आप इससे रिवीजन करते जाइए। और इसके अलावा भी और आपको पढ़ने की आवश्यकता है और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि इस सेशन को आप देखिएगा तो आप जो पढ़े हैं उसमें और आपको इन्हेंस होगा और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। कि एक तो ये आपको यहाँ पे वही डेटा को और वही पॉइंट को उठाया गया है जो प्रीवियस में प्रायः पूछे गए हैं, और साथ में जो इम्पोर्टेंट है कोई भी टॉपिक, जैसे अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 30 से 32 तक हुआ, 3 हुआ, उसमें देखिए अब जो भी है आपका डायरेक्ट, ज्यादा कहानी नहीं है, टू द पॉइंट है आपको, तो इस तरह से आपका रिवीजन काफी अच्छे से होगा। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ध्यान में रखिएगा इसका टाइम पीरियड है 30 से 32। तो कौन सा कब हुआ था एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए प्रथम जो हुआ था वो गोलमेज सम्मेलन 12 दिसंबर 1930 से 9 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ। और उस समय इनका कार्यकाल था तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, तो ध्यान रखिएगा इसको। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इस बात पे भी ध्यान दीजिए आप लोग। इस सम्मेलन में दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में बी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कौन कौन जो थे कब कब भाग लिए। तो यहाँ पे पहले आप ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर पहले वाले में भाग लिए थे। और इस सम्मेलन में हिंदू महासभा के मुंजे तथा जयकर ने भी भाग लिया था, ये दोनों नाम भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अतिरिक्त इंडियन लिबरल फाउंडेशन फेडरेशन के तेज बहादुर सप्रू, सीबी चिंतामणि सहित कुल कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो ध्यान रखिएगा 89 सदस्यों ने भाग लिया था। अब है आपका दूसरा, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। और ये किसके काल में हुआ, तो ध्यान रखिए लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस में एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में ध्यान रखिए गांधी जी ने और अन्य दलों कुल 107 के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो यहाँ पे कुल 89 थे और यहाँ 107, और ध्यान रखिएगा कांग्रेस से सिर्फ एकमात्र सदस्य थे गांधी जी। तो और ये भी अभी हम लोग पहले देख लिया कि गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो 1931 यानी कि दूसरे वाले में, ध्यान रखिएगा इस बात को। और इसमें किसी भी मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाई। गांधी जी ने मुसलमानों एवं दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध किया था, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 17 नवंबर 1924 से 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक संपन्न हुआ। और उस समय भी लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल था। और इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। तो ध्यान रखिएगा पहले वाले ने भाग लिया, दूसरे वाले में गांधी जी सिर्फ थे और तीसरे वाले में कोई नहीं लिया। सॉरी, पहले वाले में, एक सेकंड, पहले वाले में भी भाग नहीं लिया, दूसरे वाले में गांधी जी एकमात्र सदस्य थे जो भाग लिए, और तीसरे वाले में भी भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या कितना थे, 46, और पहले के 2 अधिवेशनों में काफी कम रही। तो देखिए पहले वाले में कितना था,
तो पहला जो हुआ, ध्यान रखिएगा, 1930 में, और इसमें कुल सदस्य कितने थे? 89। दूसरा कब हुआ? 1931 में, इसमें कुल सदस्य कितने थे? 107। तीसरा जो हुआ वो हुआ 1932 में, इसमें कुल सदस्य थे 46। तो देखिए काफी कम थे। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया, दूसरे वाले में भाग लिया, तीसरे वाले में नहीं लिया। और कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, ध्यान रखिएगा। और इसमें पहले वाले में बस आपको ये ध्यान रखना है कि बी आर अम्बेडकर भाग लिए थे, किसके प्रतिनिधि के रूप में? तो दलित वर्ग के। तो यहाँ पे देखिए गोलमेज सम्मेलन से जितने जुड़ी हुई तथ्य आपसे पूछा जा सकता है वो आपका यहाँ पे सारा कवर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता पैक्ट, जो कब हुआ था? 1931 में, यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो उससे जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट बात है वो आइए देख लेते हैं एक करके। तो देखिए, सर तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर तथा अन्य लोगों द्वारा लगातार प्रयासों के बाद सरकार तथा कांग्रेस के बीच समझौता हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी और लॉर्ड इरविन द्वारा एक समझौता पत्र, जो कि कब साइन किया गया? 5 मार्च 1931 को, ध्यान रखिएगा इस बात पे, हस्ताक्षर किया गया और इसे गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। तो ध्यान रखिएगा 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट पे हस्ताक्षर किया गया था। इस समझौते में आइए देख लेते हैं क्या था। सरकार निम्न शर्तों को मानने से राजी हुई। तो क्या क्या शर्त था वो? समुद्री तटों से कुछ दूरी तक रहने वाले लोगों को मुफ्त नमक इकट्ठा करने तथा बनाने की अनुमति देना। उसके बाद है आपका सत्याग्रहियों को जब्त संपत्ति उन्हें वापस करना, सभी अध्यादेशों की वापसी, और शराब तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना देने की अनुमति देना। अब है पूना पैक्ट, यानी कि पूना समझौता। कब हुआ था? तो 1932 में। तो देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कब किया गया था? तो 16 अगस्त 1932 को। सितंबर 1932 में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात पे। किनके बीच में हुआ था? तो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, इसी को पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके तहत सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ राज्यों में 71 स्थानों को सुरक्षित किया गया, यानी कि रिजर्व कर दिया गया, सुरक्षित किया गया, जो बढ़ाकर कितना बाद में कर दिया गया? तो 148 यानी 148 कर दिया गया। बाद में इस समझौते के तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को वापस ले लिया गया। अब नेक्स्ट है आपका क्रिस्प मिशन। तो ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा इंग्लैंड ने भारत को राजनीतिक गतिरोध को दूर करने का गंभीर प्रयास किया, जिसे क्रिप्स योजना से जाना जाता है। और ये 2 भाग में थे। तो आइए देख लेते हैं क्या था। एक भाग में स्वतंत्र उपनिवेश संविधान के गठन की प्रक्रिया थी, तथा दूसरा भाग युद्ध के दौरान शीघ्र एवं अंतरिम उपायों से संबंधित था। तो ये पहला भाग में था। दूसरा भाग में था आपका युद्ध के दौरान शीघ्र एवं अंतरिम उपायों से संबंधित था। यहाँ पे हो गया। अब आगे देख लेते हैं। केवल मुस्लिम लीग द्वारा क्रिस्प योजना का स्वागत किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। जबकि अन्य दलों जैसे हिंदू महासभा, अकाली दल, नेशनल लिबरल फेडरेशन ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट है काफी इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान से देखिए इसको। भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 8 अगस्त 1942 को वर्धा की बैठक में प्रसिद्ध भारत छोड़ो, ध्यान रखिएगा, प्रस्ताव पारित किया, जिसमें इसके उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु अहिंसात्मक जन आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव था। तो ध्यान रखिएगा कब हुआ गठन? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ का बैठक में? तो वर्धा। वर्धा कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र, नागपुर के कुछ दूरी पे है। तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने इस आंदोलन को अपने जीवन का अंतिम आंदोलन कहा था। तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन को अपना जीवन का अंतिम आंदोलन कहा। तो ध्यान रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन।
नेक्स्ट है इसमें आपका, इस आंदोलन के प्रारंभ होने के अगले ही दिन 9 अगस्त को गांधी जी सहित सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर आगे आपको, भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिगत होकर संचालन जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एवं श्रीमती अरुणा आसफ अली ने किया था। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, इम्पोर्टेंट है ये। इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेज हालांकि सफल रहे, परंतु उन्होंने इस प्रकार के विकराल विद्रोह को संघर्ष की अपेक्षा समझौते से समाप्त करने का प्रयास किया। और इस आगे देखिए, इस आंदोलन के कारण वामपंथी समूहों का भारत में प्रभाव कमजोर हुआ। समाजवादियों तथा सुभाष चंद्र बोस के समर्थकों ने कम्युनिस्टों पर धोखेबाजी का आरोप लगाया। अब आगे देख लेते हैं, जो है सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। देखिए क्या है ये, इसमें है, भारत द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौते की आवश्यकता को महसूस कर सी राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला वर्ष 1944 में तैयार किया, जिसमें निम्न प्रावधान थे। तो देख लीजिए क्या क्या था। संक्रमण काल में मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार की स्थापना में कांग्रेस के साथ सहयोग करना चाहिए। फिर है, युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिम एवं पूर्व के मुस्लिम बहुल्य जिलों की पहचान के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। और उसके बाद है आपका, पृथक होने की स्थिति में रक्षा, वाणिज्य एवं संचार क्षेत्रों में दोनों सरकारों में परस्पर सहमति हो। तो ये था आपका सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। अब देख लीजिए बेबल योजना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टाइम है इसका 1945। तो सीआर फॉर्मूले पर आधारित गांधी जिन्ना वार्ता के विफल होने के पश्चात तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवेल ने संवैधानिक गतिरोध समाप्त करने के लिए एक नई योजना प्रस्तुत की। देख लीजिए क्या था इसमें। इसके तहत सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक पार्टियों एवं संबंध नेताओं का एक सम्मेलन शिमला में आयोजित किया गया, तब तो 1945 में। इसमें कमांडर इन चीफ को छोड़कर कार्यपालिका परिषद भारतीयों के हाथ में देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें हिंदुओं तथा मुसलमानों के बराबर प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी। अब उसके बाद है आपका, जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के हट के चलते यह योजना विफल हो गई। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब जो आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका कैबिनेट मिशन योजना। ध्यान से देखिएगा इसका एक एक पॉइंट, यहाँ से प्रश्न मतलब हमेशा बना है। तो देखिए, बेबल योजना के विफल होने के पश्चात भारत का राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु भारत को शीघ्र स्वतंत्रता में मदद देने हेतु 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मंत्रियों, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री इटली के मंत्रिमंडल के 3 मंत्री का समूह भारत आया। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, इंपॉर्टेंट है काफी, इसको ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों नाम को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन से हैं? तो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। आगे है इसमें, कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य कांग्रेस और मुस्लिम के बीच समझौता कराने के लिए मध्यस्थता करवाना तथा भारत की संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के गठन में वायसराय को मदद करना था। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस और लीग की समानता पर जोर दिया तथा ऐसा नहीं करने पर कैबिनेट मिशन योजना को ठुकरा दिया। मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा? तो 16 अगस्त 1946 को। फिर है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 सहयोगियों के साथ 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। प्रारंभ में इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। फिर आपका, वायसराय के प्रयासों से 26 अक्टूबर 1946 को लीग सरकार में शामिल हुई और सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य थे, कौन कौन थे? तो लियाकत अली थे, अब्दुल खंस्तर थे और गजनफर अली एवं योगेंद्र नाथ मंडल। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आगे है इसमें आपका माउंटबेटन योजना, इसका टाइम है जून 1947।
तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटली ने 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की, ब्रिटिश सरकार द्वारा जून 1947 तक पूरी तरह से सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। मार्च 1947 में लॉर्ड बेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया। ध्यान रखिए इसको। माउंटबेटन ने भारत तथा पाकिस्तान के बीच बंटवारे के प्रश्न पर कांग्रेस एवं लीग के नेताओं से वार्तालाप करने का योजना तैयार किया, जिसे ही माउंटबेटन योजना कहते हैं। इस बात पे ध्यान रखेंगे आप लोग। माउंटबेटन द्वारा इस योजना की घोषणा 3 जून 1947 को की गई, जिसमें सत्ता का हस्तांतरण कर देश के दो भागों में भारत तथा पाकिस्तान में विभाजन का सुझाव दिया गया। योजना के तहत यह भी निर्धारण किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण यानी कि डोमिनियन स्टेटस के आधार पर किया जाएगा। कांग्रेस तथा मुस्लिम दोनों यह योजना स्वीकार की। ब्रिटिश संसद ने इस योजना को कार्य रूप देने हेतु एक विधेयक जुलाई 1947 को पारित किया। आप तो देख लीजिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या था। माउंटबेटन की योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद 4 जुलाई 1947 को एक विधेयक पेश किया और यह विधेयक 14 दिनों के भीतर ही 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के रूप में पारित हो गया। इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियनों में बांट दिया गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। ब्रिटिश क्राउन का भारतीय रियासतों पर प्रभुत्व समाप्त हुआ। भारत तथा पाकिस्तान दोनों को पृथक पृथक वायसराय बने। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल, इस पर भी ध्यान रखिएगा, जनरल वायसराय जिन्ना बने तथा भारत के लिए माउंटबेटन ही वर्ष 1947 से 48 तक बने रहे और बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय सी राजगोपालाचारी, जो कि 48 से 50 तक रहे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे, तो जिन्ना। और भारत के उस समय माउंटबेटन थे और बाद में 48 से लेकर 50 तक जो कि प्रथम भारतीय वायसराय थे सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे देखिए आपका चौथे दिन का पूरा समाप्त होता है टारगेट, जो कि हमारा आधारित था देख लीजिए ऊपर में सभी टॉपिक को काफी अच्छे से करके कवर किया गया है। आप इसको 1 से 2 बार 3 बार देखिए जब तक आपको सारे डेटा माइंड में फिट नहीं हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था टॉपिक। यहाँ से काफी इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक थे हम लोग उसको कवर कर लिए। अब हम लोग मिलेंगे 5वें सेशन में, यानी 5वें दिन का जो टॉपिक है उसमें। तो बहुत ही जल्द मैं वो सेशन आपको लेकर आऊँगा। तब तक आप चैनल पे बने रहिए और जितने भी अभी तक 4 सेशन दे दिए गए हैं उसको आप देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।